दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करूँ, आज की कहानी को शुरू करें, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के प्यार से, आप सभी लोगों के सहयोग से आज मात्र 3 महीने के अंदर हमने 10,000 सब्सक्राइबर का जो अचीवमेंट था वो हासिल किया। और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरा जो पहला चैनल जब उसको डिलीट किया गया, यूट्यूब की तरफ से टर्मिनेट किया गया, तो मैं एक तरीके से पूरी तरीके से टूट चुका था। उसके बाद तक आप तक पहुंचाने के लिए ठाकुर प्राखर सर ने भी हमारी मदद की और आपका भी बेहतरीन साथ रहा हमारे साथ, जिससे मैं एकदम डिमोटिवेट नहीं हुआ, हमेशा पॉजिटिव रहा। और आप लोग के साथ में जो स्टोरीज़ थी, ये एक से एक बेहतर स्टोरीज़ मैंने आप लोग को इन दिनों सुनाई। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज जो हमारी फैमिली है, ये 10,000 लोगों की फैमिली कर दी है। और ये सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन आप लोगों की जो मेहनत थी ये रंग लाई है। बहरहाल दोस्तों, आप सभी लोगों का अगेन मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके से प्यार दिया। किसी ने अपने भाई समझ के प्यार दिया, किसी ने अपना बेटा समझ के प्यार दिया। इसी तरीके से मुझे प्यार मिलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। और उम्मीद करता हूँ ये जो जर्नी है हमारे साथ, आप लोग हमेशा शुरू रखेंगे और हमेशा आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं। दरअसल आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि इसमें एक व्यक्ति को दरअसल जो एक तरीके से जो सेक्स का जो चरम सुख होता है, इसको जब ही मिलता है जब ये किसी की हत्या कर देता है। और ये अपनी सनक में, अपने पागलपन में कुछ इस तरीके से एक मगरूर हो जाता है कि ये लगभग सैकड़ों मर्डर कर देता है। और दोस्तों, मर्डर करने के बाद में उनके साथ में रेप, इस तरीके की हरकतें ये करता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक, हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं वीडियो बनाने बैठा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कम है। और मैं बातों ही बातों में, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हुए, मैंने सोचा आप लोगों से बात की जाए, तो इस दौरान मैं अपना चश्मा लगाना भूल गया। खैर, आज की वीडियो बिना चश्मे के शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा है कि इस कहानी के बारे में मैंने स्टडी तो पूरी कर ली, लेकिन आप लोग के साथ में जो चीज़ें मैं रखूँगा, यकीनन आप लोग जब सुनेंगे तो सुन के दंग रह जाएंगे। दरअसल जो आज की कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है सोवियत रूस से। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी साल 1980 में। दरअसल 1980 में जब सोवियत रूस जो था, उसमें कई देश मिला करते थे। जब रशिया और यूक्रेन और भी कुछ छोटी मोटी कंट्रियाँ सोवियत रूस में हुआ करती थी। दरअसल दोस्तों, सोवियत रूस में साल 1980 में अचानक से लड़कियों बच्चियों की लाशें मिलना शुरू हुई। कभी एक इलाके में लाश मिलती, पुलिस वाले उस लाश को अपनी कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजते, तो पता चलता कि दूसरे इलाके में भी एक बच्ची की लाश मिली है। इसी तरीके से जो बच्चियों की लाशें मिलने का सिलसिला था, वो लगातार अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों से पुलिस को सूचना मिलती कि यहाँ पर एक बच्ची की लाश मिली है। और पुलिस उसके बाद में वही काम करती, उस लाश को अपनी कस्टडी में लेती और उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। लेकिन दोस्तों, पुलिस के भी लिए बड़ा सवाल था कि आखिर अचानक से हर जगह सेम कंडीशन में लड़की की लाश क्यों मिल रही है। अब दोस्तों, इस तरीके से कई सालों का लंबा अंतराल गुजर जाता है और इस जितने भी साल गुजरे थे, लगातार जो लाशों का मिलने का सिलसिला था, ये लगातार वैसे ही रहता है, बदस्तूर रहता है। अब दोस्तों, पहले तो पुलिस अलग तरीके से जाँच करती है, क्योंकि जिस इलाके में लाश मिलती है उसी तरीके से जाँच की जाती है। लेकिन उसके बाद में पुलिस को ये रियलाइज़ होता है कि जितनी भी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं, इसमें बहुत समानता है। इसलिए जब ये पूरे मामले बढ़ने लगे तो ये उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वायरल खबर हो जाती है कि इस तरीके से हो रहा है और सारी लाशों के साथ में कॉमन चीज़ है। अब उसके बाद में वहाँ पर जो पुलिस होती है वो एक कमेटी बनाती है और कमेटी बनाने के बाद में एक बैठक करती है और उसमें कुछ बातें रखी जाती हैं। दरअसल जितनी भी लाशें मिलती थी उसमें जो कॉमन था वो ये था कि जो डेड बॉडीज़ हुआ करती थी, उनके जिस्म पर दांतों से नोचने के निशान दिखाई पड़ते थे। उनके प्राइवेट पार्ट को एक तरीके से काट कर अलग कर दिया गया था। और जितनी भी डेड बॉडीज़ थी, पोस्टमार्टम में ये साबित हुआ कि उन डेड बॉडीज़ के साथ में मरने के बाद में दुष्कर्म किया गया है। यानी जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं एक ही कातिल की तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि जितनी भी लड़कियों की डेड बॉडीज़ मिली हैं, ये कहीं ना कहीं ये सारी लड़कियों के साथ में दुष्कर्म करने वाला, उनका कत्ल करने वाला कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिमागी रूप से पागल है या फिर सनकी है, जो इस तरीके का कृत्य कर रहा है। इधर दोस्तों, धीरे धीरे जब इलाकों में इस बात की खबर होती है कि कोई सीरियल किलर है जो लड़कियों को मार देता है और उनके साथ में इस तरीके का कृत्य करता है, तो दोस्तों उस समय उस इलाके के अंदर इतनी ज़्यादा दहशत फैल गई थी कि लगभग 10 सालों तक कोई भी लड़की अपने घर से अकेले निकलने से डरती थी। दरअसल वो अकेले इसलिए नहीं निकलती थी
कि अगर वो घर से निकल कर अकेले जाएगी, कोई व्यक्ति है सनकी है जो खुले आसमान में घूम रहा है, और पुलिस को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि ये सीरियल किलर आखिर कौन है, इसलिए कोई भी लड़की घर से अकेली नहीं जाती थी। क्या पता अभी निकल के गई और शाम को लौट कर घर आई ना आई। इसलिए लगातार 10 सालों तक उस सीरियल किलर की जो दहशत थी वो इस इलाके में इतनी ज़्यादा बन चुकी थी कि इन 10 सालों तक कोई भी लड़की अपने घर से अकेले नहीं निकली थी। क्योंकि दोस्तों उन दिनों अगर जो भीड़ भाड़ वाली जो जगहें होती हैं जैसे रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड, अगर इन जगहों पर कोई महिला जाती तो उसके लौट के आने के जो चांसेस थे ये ना के बराबर थे। मात्र 10 से 15% ही ऐसी महिलाएं थीं जो इन इलाकों पे जाने के बाद में अपने घर लौट के आ सकती थी, यानी उनके साथ में कभी भी कोई भी घटना जो थी वो घट सकती थी। अब दोस्तों इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो उस इलाके की जो पुलिस होती है वो भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है। उसके बाद में पुलिस एक बहुत ही सशक्त और जाबाज ऑफिसर होते हैं जिसका नाम होता है ईसा। अब जो कमेटी बनती है उस ईसा को इस पूरे केस की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि अपने तरीके से इस पूरे केस को देखो, अपने तरीके से स्टडी करो कि आखिर ये कातिल कौन है। क्योंकि 10 साल का लंबा समय गुजर चुका है और इस इलाके में जो दहशत है ये कम होने का नाम नहीं ले रही है, और लगातार जो बच्चियों की लाशें हैं, जो उनकी डेड बॉडीज़ हैं, वो उसी तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पे अलग अलग इलाकों में मिल रही हैं। अब दोस्तों जो उस समय इंस्पेक्टर ईसा होते हैं ये पूरे केस की अपने तरीके से नए स्तर से छानबीन शुरू करते हैं, और जितने भी गवाह इसमें थे, जितने भी सबूत अब तक पुलिस के हत्थे लगे थे, इन सारी कड़ियों को जो इंस्पेक्टर ईसा थे वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिन घरानों की लड़कियां जिनकी डेथ हो चुकी थी, जिनका कत्ल हो चुका था, जिनका मर्डर हो चुका था, लगभग 50 से ज़्यादा शव उन दिनों पुलिस को मिल चुके थे। उन सारी लड़कियों के परिजन वालों से पूछताछ की जाती है कि लास्ट टाइम आपकी जो बेटी थी ये कहाँ गई थी और घर से क्या कह के निकली थी और कब तक नहीं लौटी। उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई, या फिर जो डेड बॉडी थी ये कितने दिन के बाद मिली। इन सारे तरीकों को कड़ी दर कड़ी जोड़ने के बावजूद भी कई महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो ईसा थे उनके हाथ खाली थे। अब दोस्तों जो इंस्पेक्टर ईसा होते हैं ये अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, ये अलग अलग तरीके से उस कातिल के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। कई इलाकों पर बस स्टैंड पर या फिर रेलवे स्टेशन पर जो महिला पुलिसकर्मी थी उनको सादा लिबास में खड़ा किया जाता है ताकि जो कातिल है कि इन महिला के ऊपर हमला करने की कोशिश करे या फिर इनसे दरिंदगी करने की कोशिश करे, और उनको अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जाता ताकि ये पता चल सके कि कातिल आखिर है कौन। लेकिन दोस्तों ये जो सीरियल किलर था ये इस कदर शातिर था, ये इस कदर चालाक था कि पिछले 6 से 7 साल गुजर चुके थे और लगभग 50 से 55 महिलाओं का ये कत्ल कर चुका था, उनके साथ में दरिंदगी कर चुका था। लेकिन अभी भी पुलिस उसके पीछे थी और पुलिस को एक भी सबूत उस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में मिला नहीं था। अब दोस्तों जो इंस्पेक्टर ईसा थे ये अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर चुके थे, लेकिन कातिल जो था, जो सीरियल किलर था, इसका कहीं पर भी कोई पता नहीं था, न इसके खिलाफ कोई सबूत और न इसकी कोई ऐसी शिनाख्त जिससे पता लगाया जा सके कि ये व्यक्ति है कत्ल कर रहा है। उसके बाद में जब इंस्पेक्टर ईसा थक हार जाते हैं, उसके बाद में एक मनोचिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं, जिन डॉक्टर साहब का नाम होता है अलेक्जेंडर। अब दोस्तों जब डॉक्टर साहब से मुलाकात की जाती है तो जो इंस्पेक्टर ईसा है वो डॉक्टर साहब को पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। वो बताते हैं कि एक सीरियल किलर है और इस तरीके से मर्डर कर रहा है, लेकिन जब तक मैं इस कातिल की सोच को नहीं पकड़ूंगा मैं इस कातिल को पकड़ नहीं पाऊंगा। अब दोस्तों जब इंस्पेक्टर ईसा अलेक्जेंडर जो डॉक्टर होते हैं उनसे मदद मांगते हैं तो उसके बाद में जो डॉक्टर साहब थे वो अपनी रिसर्च करते हैं। जितनी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उन सारी रिपोर्ट्स को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, और हाल ही में जितनी भी डेड बॉडीज़ मिली थी उन डेड बॉडीज़ को भी बहुत विस्तार से, बहुत एक तरीके से करीब से जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो सीरियल किलर है इसकी सोच क्या है। और महीनों इस बात पर रिसर्च करने के बाद में जो अलेक्जेंडर होते हैं, जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो इस कातिल के ऊपर लगभग 50 पन्नों की एक किताब लिखते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो कातिल था, ये जो सीरियल किलर था, इसका ना तो पुलिस को रूप पता था, ना इसका हुलिया पता था, ना नाम पता था। इसलिए जितनी भी किताबें इस कातिल के ऊपर लिखी जाती हैं, इन किताबों के अंदर अलग अलग नाम इस कातिल के दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों असल में जो नाम इस कातिल का था ये अभी तक पुलिस को पता नहीं था। इसका हुलिया कैसा था, कत्ल क्यों करता था, कत्ल करने के पीछे वजह क्या थी, ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए अभी भी एक पहेली बनी हुई थी। लेकिन पुलिस के हाथ आखिरकार कोई सबूत लगता ही नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद में छानबीन चलती रहती है, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, सालों का समय गुजर जाता है। लगभग 1980 से ये जो पूरा
कत्ल का जो डेड बॉडीज़ थी उनका मिलने का जो सिलसिला था ये शुरू हुआ था और लगभग 1990 का समय आ जाता है। और दोस्तों पुलिस की जो छानबीन थी, पुलिस की जो चाक चौबंदी थी वो इस कदर थी कि कहीं पर अगर 50 व्यक्ति खड़े हुए हैं तो उन 50 व्यक्तियों के अंदर 30 आदमी पुलिस वाले थे। लेकिन 30 आदमी जब पुलिस वाले थे और 50 आदमियों की भीड़ थी तो वहाँ पर से भी कत्ल हो जाता था। और कत्ल कुछ इस तरीके से होता था, इस चालाकी से होता था कि पुलिस को इस बारे में कुछ कानो कान खबर लगती नहीं थी। अब दोस्तों ऐसे ही कर थोड़ा सा और समय गुजरता है, लेकिन इस बीच पुलिस के हाथ एक जैकपॉट लगता है। दरअसल 1990 में जो पुलिस वाले थे एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए होते हैं और बड़ी तादाद में ये पुलिस वाले होते हैं। उसी समय इन पुलिस वालों की नज़र एक व्यक्ति पे पड़ती है, जो व्यक्ति एक तरीके से अननोन था, पहले कभी देखा नहीं गया। वो व्यक्ति टंकी पर अपने हाथ धो रहा है और दरअसल वो हाथ इसलिए धो रहा है कि उसके जो हाथ थे ये खून से सने हुए थे। अब जब पुलिस वाले इस तरीके से देखते हैं वो सोचते हैं कि 10 साल से हम जिस कातिल की तलाश कर रहे हैं, जिस सीरियल किलर की तलाश कर रहे हैं, कहीं ये वही तो नहीं। उसके बाद में पुलिस वाले उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो अपने खून से सने हुए हाथ उस टंकी के अंदर धो रहा होता है। उसके बाद में पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और उससे जब बातचीत करते हैं तो उन बातचीत में बड़ी अजीब सी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दरअसल ये जो व्यक्ति था ये कुछ इस तरीके की बातें कर रहा था कि ये अपनी बातों से ही पागल दिखाई पड़ रहा था। लिहाजा पुलिस वाले उस सीरियल किलर को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद में पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय जो सोवियत रूस था उसका ये कानून था कि अगर किसी व्यक्ति को किसी क्राइम में पकड़ा गया है तो मात्र 10 दिन के अंदर उसके खिलाफ जो भी सबूत है ये कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे, अन्यथा अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो 10 दिनों के बाद उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। अब पुलिस के सामने बड़ी मुश्किल थी कि ये जो सीरियल किलर है, हमें भरोसा तो है यही है, लेकिन अगर इसके खिलाफ 10 दिन में पर्याप्त सबूत नहीं मिले तो ये जो व्यक्ति था ये पुलिस की गिरफ्त से छूट जाएगा और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो जाएगा। और उसके बाद में जो किलिंग थी, इस किलिंग के जो मामले हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लिहाजा जो पुलिस वाले थे ये 2 दिन तक इस व्यक्ति से पूछताछ तो करते हैं, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर भी ये जो व्यक्ति था ये पुलिस को कुछ नहीं बताता है। अब पुलिस वाले बड़े परेशान, 8 दिन का मात्र समय बचा है, अगर 8 दिन में हम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि यही वो व्यक्ति है जो कत्ल करता है तो ये व्यक्ति छूट जाएगा। उसके बाद में पुलिस वाले एक काम करते हैं, जो डॉक्टर थे मनोचिकित्सक जिनका नाम अलेक्जेंडर था, उनको बुलाया जाता है और उनको बुलाने के बाद में सारी बात बताई जाती है। उसके बाद में ये जो व्यक्ति इन्होंने रेलवे स्टेशन से उठाया था इसके सामने ले जाकर डॉक्टर अलेक्जेंडर को बिठाला जाता है। अब उसके बाद में जो अलेक्जेंडर थे, जो कि मनोचिकित्सक तो थे, ये इंसान की बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते थे। कोई इंसान आखिर बातें कर रहा है तो उन बातों का क्या मतलब है। अब उसके बाद में जो डॉक्टर अलेक्जेंडर होते हैं वो उस व्यक्ति के फ्रंट में बैठे होते हैं और जो किताब उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर लिखी होती है वही किताब पढ़ते हैं। अब जैसे ही वो उस किताब को पढ़ते हैं तो थोड़ी देर तक तो वो जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति था वो उस किताब को सुनता रहता है, लेकिन जब वो आगे पाता है कि ये जो कहानी सुनाई जा रही है ये कहानी तो उसके जीवन पर आधारित है। अब जैसे ही वो ये बात सुनता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब जैसे ही फूट फूट कर रोने लगता है उसके बाद में ये अपना इकबाल जुर्म कबूल करता है और उसके बाद में जो कहानी बताता है वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल ये जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति का नाम था आंद्रे चिकातोल, जो कि उस समय लगभग 1935 के आसपास इसकी पैदाइश हुई थी और यूक्रेन के एक शहर में इसका जन्म हुआ था, जो कि आज के समय में यूक्रेन है, लेकिन पहले ये पूरा रूस था। अब दोस्तों जब इसका जन्म होता है तो बेहद ही गरीब परिवार में जन्म लेता है। उसके बाद में जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो गरीबी इस कदर थी, गरीबी का आलम ये था कि कभी कभी तो इन्हें घास फूस ही खाना पड़ता है। अब जब इस तरीके से ज़िंदगी चल रही थी, जब सही तरीके से खाना नहीं मिल पाता है तो ये जो आंद्रे था ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। अब उसके बाद में जैसे ये थोड़ा बड़ा होता है, जवानी की दहलीज पर पहुँचता है, अब स्कूल जाना शुरू कर देता है। अलग अलग स्कूल्स में जाता है, लेकिन इसके पतलेपन के, इसके दुबलेपन की वजह से बच्चे जो थे स्कूल के वो इसकी मजाक भी बनाते थे। आमतौर पर दोस्तों ऐसा हर स्कूल के अंदर होता है कि जो बच्चा कमज़ोर होता है और जिस बच्चे के अंदर जो सारी चीज़ें सामान्य नहीं होती हैं उस बच्चे का स्कूल के बच्चे मजाक उड़ाते हैं। अब यही चीज़ें इसके साथ में चल रही थी। लेकिन उसके बाद में जैसे ये थोड़ा जवान होता है, बड़ा होता है, तो स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं कि जब वो सुबह सुबह उठते हैं तो उनका जो गुप्तांग होता है ये टाइट होता है। अब जब आंद्रे ये बातें सुनता तो आंद्रे के साथ में इस तरीके की कुछ भी चीज़ें हो नहीं रही थी, यानी उसके साथ में वैसा नहीं हो रहा था जो अमूमन और लड़कों के साथ में होता है। अब जब शुरुआत में लड़के इस तरीके की बातें स्कूल में करते थे तो उसको लगता था कि शायद ये लड़के गलत बोल रहे हैं, लेकिन जब हर जगह ये इसी तरीके की बातें सुनता
तो कहीं ना कहीं इसे अपने ऊपर बड़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। इसको लगता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है या फिर उसको कोई बीमारी है, जो आमतौर पर और लड़कों के साथ में हो रहा है वो उसके साथ में नहीं हो रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे समय गुजरता है और उस समय आंद्रे की एक बहन थी, दरअसल इसकी बहन की एक फ्रेंड थी, वो इसके घर पे आती है। जब इसकी बहन के घर पे आती है तो इसकी किसी बात को लेकर आंद्रे की जो बहन थी, उसकी जो दोस्त थी, उससे किसी बात को लेकर इसका झगड़ा हो जाता है। और जब उससे झगड़ा हो जाता है, दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। जब इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू होती है तो जो आंद्रे था ये उस लड़की को ज़मीन पर गिरा देता है। और ज़मीन पर गिराने के बाद में जब ये उसके ऊपर बैठता है और जब बैठकर उसको मार रहा होता है, तब इसे अचानक से एहसास होता है कि इसके अंदर जो कमी है शायद उसमें कुछ इम्प्रूव हो रहा है। यानी एक तरीके से जो इसका गुप्तांग था उसके अंदर कुछ ऐसी सुगबुगाहट होती है जिसकी वजह से ये सोचता है कि अगर ये लड़कियों को मारेगा, उनके साथ में वायलेंस करेगा या उनके साथ में झगड़ा तकरार करेगा, तो इसकी जो बीमारी है ये बीमारी ठीक हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, वो जो बात थी ये तो आई गई हो जाती है। उसके बाद में ये जो व्यक्ति था जिसका नाम आंद्रे, जब ये जवान हो जाता है तो उस समय सोवियत रूस का ये नियम था कि कोई भी व्यक्ति अगर जवान होगा और वो ठीक ठाक होगा तो उसको कुछ साल अपने सेना में देने होंगे। उसके बाद में 1957 में ये आर्मी ज्वाइन करता है। अब जब वहाँ पर जाता है तो सब लड़के ही होते हैं, यानी वो जो बात थी वो तो आई गई हो गई थी। 3 साल तक ये सेना में देता है और 1960 में ये सेना से लौट के आता है और उसके बाद में ये एक जॉब पकड़ता है। अब जब ये नौकरी पकड़ लेता है तो नौकरी करने के साथ में ये अपने घर परिवार को भी टाइम देता है। लेकिन इसी बीच में इसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है। जब इसकी गर्लफ्रेंड बनती है तो उसके बाद में जो थोड़ा समय जब गुजरता है तब वो समय आता है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड से एक दिन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अफसोस कि इसको जो बीमारी थी उसकी वजह से ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में संबंध बना ही नहीं पाता है। अब जो गर्लफ्रेंड थी ये थोड़ी देर वेट करती है, शायद सब चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन इसकी जो बीमारी थी ये उन सारी चीज़ों के बीच में आ रही थी और इसकी वजह से ये संबंध बना नहीं पाया। उसके बाद में वो जो गर्लफ्रेंड थी ये इससे ब्रेकअप करती है और इसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब ये जो आंद्रे था ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिलहाल ये जैसे तैसे कर अपने आप को संभालता है और इन सारी चीज़ों को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही समय का पहिया गुजरता है इसकी एक और गर्लफ्रेंड बनती है। और जो दूसरी गर्लफ्रेंड बनती है तो उसके साथ में भी जब ये बिस्तर पर पहुंचता है और उसके साथ में जब ये संबंध बनाने की कोशिश करता है तो इसकी जो बीमारी थी यहाँ पर भी आड़े आ जाती है और ये फिर से उस लड़की के साथ में संबंध बना नहीं पाता है। यानी अब ये दूसरी गर्लफ्रेंड, उसके साथ में संबंध नहीं बना पाया तो इसकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी ये इससे ब्रेकअप तो करके गई, लेकिन जिस इलाके का ये रहने वाला था, जिस कॉलेज में इसने पढ़ाई की थी, जहाँ पर ये काम करता था, उस इलाके की जितनी भी लड़कियाँ थीं उस दूसरी गर्लफ्रेंड ने उन सारी लड़कियों को ये बात बता दी किस तरीके से ये जो आंद्रे है ये बिस्तर पर फेल हो गया। अब वो जो लड़कियाँ थी ये आंद्रे की तरफ देखती और हंसती। जब इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं तो जो आंद्रे था इसको उन सारी लड़कियों से अचानक से एक नफरत सी हो जाती है। उसको लगता है कि ये लड़कियां उसकी तरफ हंसती हैं, उसकी तरफ मजाक करती हैं और जिससे आंद्रे को बहुत ज़्यादा एक तरीके से असहनीय तकलीफ़ होती है जो कि उसके मस्तिष्क में बैठ चुकी थी। फिलहाल जो आंद्रे था ये अपने आप को संभालता है और इन सारी चीज़ों को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी एक दूर की एक बहन थी, वो अपनी फ्रेंड से इसकी शादी कराती है। साल 1963 में इसकी शादी होती है। अब शादी होने के बाद में ये सोचता है कि शायद सारी चीज़ें ठीक हो जाए, अब ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है जो उसे छोड़ के चली जाए। लेकिन दोस्तों इसकी जो बीमारी थी यहाँ पर भी आड़े आती है। ये अपनी पत्नी का ख्याल तो बहुत रखता है लेकिन बिस्तर पर उसे शारीरिक सुख नहीं दे पाता है। अब इसकी वजह से जो इसकी शादी थी ये शादी फिर से टूट जाती है। आंद्रे फिर से टूट चुका था, ये फिर से परेशान रहने लगा था। इसलिए एक यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करता है, वहाँ से डिग्री हासिल करता है और एक कॉलेज में पढ़ाने चला जाता है। अब जब ये उस कॉलेज में पढ़ाने लगा था तब जब किसी लड़की से वहाँ पर कोई गलती होती और ये किसी लड़की को अगर मारता उस गलती की वजह से, तो जो उसका प्राइवेट पार्ट था, जो इसका गुप्तांग था, उसमें से एक तनाव महसूस होता। अब जब ये इस तरीके की चीज़ें देखता, अपने जिस्म में होते हुए बदलाव देखता, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता। अब इसका एक स्वभाव बन चुका था, इसकी एक आदत बन चुकी थी, ये किसी भी कॉलेज में लड़की को बिना वजह यूँ ही मारने लगता। और जब इसके जिस्म में बदलाव होता, इसके गुप्तांग में तनाव आता, इसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा सुख मिलता, बहुत ज़्यादा इसे शांति मिलती। अब ये लड़कियों को मारने लगा था उस कॉलेज के अंदर। कई बार जो प्रिंसिपल साहब थे उनके पास भी इस बात की कंप्लेंट पहुंची कि बिना वजह मारता है। बहुत सारे टीचर्स ने भी इस बात को नोटिस किया कि जो टीचर है ये बिना वजह लड़कियों को मारता है और इसका लड़कियों को मारने के पीछे जो रीज़न था वो यही था जो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में जब इसकी ज़्यादा कंप्लेंट बढ़ती जाती है तो उसके बाद में जो कॉलेज था
वो इसको कॉलेज से नौकरी से निकाल देता है। अब जो आंद्रे था इसकी नौकरी जा चुकी थी, लड़कियों को बेवजह मारता था, इसलिए जगह जगह इसे ताने भी मिलते, टॉन्ट भी मिलती। अब ये बड़ा परेशान, न इसके पास में नौकरी थी, न इसके पास में कोई लड़की थी, अगर लड़की होती तो ये उसको मारता। अब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है तो इससे लड़कियों से एक अजीब सी नफरत होती चली जाती है। अब दोस्तों उसके बाद में समय गुजरता जाता है, साल 1978 आ जाता है और इसी साल 1978 में सीरियल किलर ने अपना पहला शिकार किया। दरअसल 22 दिसंबर साल 1978 को इसने एक 9 साल की लड़की जिसका नाम लेना था, उसको अकेला पाकर उसके साथ में रेप करने की कोशिश की। लेकिन इसकी जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि ये उस लड़की के साथ में रेप कर नहीं पाता है। अब जब ये लड़की के साथ में रेप कर नहीं पाता है तो गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। अब जब इसने उस लड़की को मारा तो इसके जिस्म में बदलाव हुआ और उसके बाद में इसने मरने के बाद में उस लड़की के साथ में रेप किया। अब कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये चीज़ आ चुकी थी कि ये अगर किसी लड़की से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा तो ये बना नहीं पाएगा, लेकिन अगर ये उस लड़की को मार देगा तो उसके बाद में इसकी जो बीमारी है ये ठीक हो जाएगी और ये उस लड़की के साथ में संबंध बना सकता है। उसके बाद में उस लड़की के साथ में रेप करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को एक झाड़ी के अंदर फेंक देता है और उसके बाद में किसी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि दोस्तों साल 1978 की बात थी। उस समय ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, न कोई फ़ोन थे जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर हत्या किसने की, कौन है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद में ये अपना दूसरा शिकार करता है। दूसरा शिकार करने के बाद में उसके साथ में भी इसी तरीके से दरिंदगी करता, लेकिन ये जो कत्ल कर रहा था ये इसी बीच में कुछ किताबें पढ़ता था और उन किताबों से इसे कुछ सीखने को मिला। दरअसल जैसे पुराने ज़माने में कुछ मान्यताएं होती थी, जैसे अपने देश में भारत में भी कुछ मान्यताएं होती थी, खासकर गांव के अंदर, कि अगर कोई व्यक्ति किसी सांप को मारेगा तो उसकी जो तस्वीर है वो सांप की आंखों में बस जाएगी, उसके बाद में जो नागिन है उससे बदला लेगी। इस तरीके की बहुत सारी मूवीज़ भी थी। बहरहाल दोस्तों जब ये वहाँ पर किताबें पढ़ता तो इसके दिमाग में एक सनक बैठ जाती और वो ये थी कि अगर ये किसी लड़की की हत्या करेगा, उसका मर्डर करेगा, उसके साथ में दुष्कर्म करेगा तो इसकी जो तस्वीर है ये उसकी आंखों में बस जाएगी। उसके बाद में वो जो लड़की है ये भूत बनकर उससे बदला लेगी। इसी वजह से ये चाकू से उस लड़की की आंखें निकाल लेता, उसके पेट में चाकू डालकर अतड़ियाँ बाहर कर देता, उसके गुप्तांग को काट कर बिल्कुल अलग कर देता। उसके बाद में ये अपना तीसरा शिकार करता है, चौथा करता है, पांचवा करता है। इसी तरीके से अपने शिकार करता जा रहा था। दोस्तों जब ये ऑन द कैमरा पुलिस के सामने जब ये सारी बातें बता रहा था तो सब लोगों के सामने इसने 56 लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया और 56 लड़कियों के कत्ल करने की बात इसने अपने मुंह से कबूली थी। इसने पुलिस के सामने ये भी कबूला कि कुछ बच्चियां ऐसी थी जो मात्र 3 से 4 साल की थी। कुछ महिलाओं के साथ में भी इसी तरीके से इसने किया, उनके पेट में चाकू डाल देता, उनकी अतड़ियाँ बाहर कर देता। अब उसके बाद में जो पुलिस वाले हैं वो इस व्यक्ति से पूछते हैं कि अच्छा 56 महिलाओं का, 56 लड़कियों का तुमने कत्ल किया, लेकिन एक बात बताओ कि किसी भी लड़की को तुम कत्ल करने के लिए उसे अपने साथ बहला फुसला कर लेके कैसे जाते थे। उसके बाद में ये जो व्यक्ति है ये पुलिस को बताता है कि दरअसल ये अपने पास में कुछ पैसे, कुछ चॉकलेट, कुछ मिठाई रखता। उसके बाद में वो मिठाई चॉकलेट उस लड़की को देता। जब वो उसकी बातों में आ जाती, उसकी बातों में फंस जाती, उसके बाद में उसे सुनसान जगह पर लेके जाता, अकेले में लेके जाता, उसके साथ में रेप करने की ट्राई करता। जब रेप नहीं हो पाता बीमारी की वजह से तो उसके पेट में चाकू डाल देता, एक तरीके से उसके निप्पल्स को काट देता। उसके पेट में जब चाकू डालता, उसके निप्पल्स को काटता, उसके मुंह पर जब मैं वार करता तो इस सब से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता था। इसने पुलिस को ये भी बताया कि इसने कई सारी महिलाओं के निप्पल्स जिनको कच्चा ही इसने खा लिया, कई सारी महिलाओं की ज़ुबान काट कर ये खा गया, कई ऐसी महिलाएं भी थीं जिसके गुप्तांग में इसने चाकू उतार दिया। बहरहाल जब ये बातें बता रहा था तो पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि ये जो पूरा मामला था ये 10 सालों से हो रहा था और 10 सालों से ये जो व्यक्ति था ये इसी तरीके से कत्ल कर रहा था। दोस्तों आगे पुलिस इससे पूछताछ करती है कि तुमने 56 मर्डर किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ याद हो तो बताओ। तो ये व्यक्ति पुलिस को बताता है कि दरअसल 1978 से इसने मर्डर करना स्टार्ट किया था और 1990 आ चुकी है। इस दौरान इसने किस किस के मर्डर किए, लाशों को कहाँ कहाँ फेंका, ये से ठीक से याद भी नहीं है। यानी 56 मर्डर की बात तो इसने अपनी ज़ुबान से स्वीकार की थी, लेकिन इसका कहना था पुलिस से कि ये जो आंकड़ा है ये 2 गुना भी हो सकता है। जब इस तरीके की ये बातें कहता है तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं हिल जाते हैं। ये सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद में ये जो मामला था पूरा कोर्ट में पहुंचता है। जब कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है तो उसके बाद में इसे सजाए मौत सुनाई जाती है। और दोस्तों सजाए मौत मिलने के बाद भी इस व्यक्ति के चेहरे पर बिल्कुल पछतावा नहीं था, इसको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा था। ये कह रहा था कि उसने इतना बड़ा कोई पाप नहीं किया, दरअसल उसकी जो बीमारी थी उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब उसके बाद में दोस्तों साल 1994 में इसके सर पर गोली मारकर
इसको मौत की सज़ा दी जाती है, क्योंकि दोस्तों उस समय रूस के अंदर जो मौत की सज़ा दी जाती थी वो इसी प्रकार से दी जाती थी। बहरहाल दोस्तों ये पूरी कहानी थी इस सीरियल किलर की। लोग किस तरीके से सनकी होने के बाद में इस तरीके से करते हैं, लेकिन दोस्तों इतना शातिर किलर, और आखिरकार आप लोगों ने देखा कि पुलिस की गिरफ्त से छूट नहीं सका। इसलिए इंसान को क्राइम करने से पहले ये सोच समझ लेना चाहिए बहुत अच्छे से कि क्राइम कितनी ही चालाकी से कर ले, एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आता ज़रूर है। बहरहाल दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखा करें और एक तरीके से समाज में जो बुरे व्यक्तित्व के लोग हैं उनसे बच के रहना चाहिए। बहरहाल दोस्तों कल के दिन आप लोगों ने जो भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें द कीप क्राइम है, ये लिखते हैं आपकी स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। उसके बाद में सिकंदर चाकी हैं, ये लिखते हैं मलिक सर कहानी बहुत अच्छी लगी सर, देहरादून का वो केस जिसने अपनी वाइफ का मर्डर करके उसके टुकड़े को डीप फ्रिज में पॉलीथीन में भर कर रखा था, वो कहानी सुननी है। दरअसल ये कहानी बहुत कॉमन थी और इसको बहुत सारे चैनल ने कवर किया था, लेकिन अगर मैं कवर करूंगा तो इस पर व्यूज़ तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कहते हैं तो मैं इस कहानी के बारे में ज़रूर स्टडी करूंगा। उसके बाद में राम प्यारे यादव है, लिखते हैं नमस्ते प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस। नाम राम प्यारे यादव, आजमगढ़ से हमारी कहानी देखते हैं। फूड रिव्यू लिखते हैं बहुत खूब भाई। उसके बाद में AS 617 हैं जिनका नाम अनिल सावलुंक है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हमारी कहानी देखते हैं। मेरी तबीयत को लेकर थोड़ा चिंतित हैं, होना भी चाहिए कि मेरे व्यूवर्स हैं जिन्हें मैं अपनी फैमिली की तरह रखता हूँ। तो खैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सालंकी जी कि आप मेरी तबीयत को लेकर थोड़ा परेशान हैं। उसके बाद में रामप्रीत हैं, ये लिखते हैं कहानी बेहद ख़ास अंदाज में आप सुनाते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जयपाल लिखते हैं राम राम भाई, तो जयपाल जी राम राम। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये अनबर साइल करके है, ये लिखते हैं भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानियाँ सुनी जाए तो टॉपिक बदलो, इस तरह की स्टोरी घरों में किसी के सामने नहीं सुनी जा सकती। तो भाई जो क्राइम होता है उसमें जो चीज़ें होती हैं तो उनका जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें छुपा कर सुनाई जाएगी तो वो क्राइम स्टोरी अधूरी रहेगी। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं सर जी आपकी कहानी अच्छी है लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं दिख रही है, आप अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं शी ट्राइड यूनिक वे बट स्क्रिप्ट वाट नॉट गुड। सुबोध कुमार BSF सिल्लीगुड़ी से हमारी कहानी देखते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नमन राजपूत हैं, लिखते हैं ओ भाई ऐसा नहीं हो सकता, कोई लॉजिक नहीं है। भाई ये कहानी हुई है, आप चाहें तो इसको गूगल कर सकते हैं। उसके बाद में गल्फ करके हैं, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका सही भाई ऐसे करके कुछ लिखते हैं, तो ये गुलफाम खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं, आप कमेंट्स करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय यादव जो कि अमेरिका से हमारी कहानी सुनते हैं, तो अजय यादव जी बहुत अच्छी जगह है अमेरिका, मेरा सपना था कि मैं देख पाऊँ लेकिन देख नहीं पाया। बहरहाल आपका शुक्रिया कि आप अमेरिका से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में आसुफ ऑफिशियल करके आईडी है, लिखते हैं सर मैं आशु शर्मा और मेरी गर्लफ्रेंड शहाना का बर्थडे 10 तारीख को है, प्लीज़ विश कर देना, थैंक्स सर फ्रॉम दिल्ली से। तो जो नाम बताया आपने शहाना, उनका बर्थडे है तो उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में शान पंचौली है, वो लिखते हैं पेपर की कटिंग कोई आकाशवाणी नहीं है। उसके बाद में इमरान लिखते हैं सर मैं आपके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपकी तरह एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ सर, ये मेरा चैनल है, आप हेल्प कीजिए प्लीज़ सर। तो आप चाहें तो इमरान RR5KS करके आईडी है और इनके चैनल को एक बार देखिएगा। लेकिन ये भी लिखते हैं कि किस चीज़ पे वीडियो बनाते हैं। उसके बाद में गुलफाम खान अपना कमेंट्स करते हैं। ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ डिफरेंट थी, एक तरीके से अवैध संबंधों से थोड़ा परे थी, लेकिन एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी थी कि जिसको सुनने के बाद में रूह कांप गई और उस समय इसने पूरे सोवियत रूस में एक तहलका मचा दिया था। बहरहाल दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।